Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 6th of June 2024. आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग देखेंगे कि इन आर्टिकल से कैसे हमें यूपीएससी के मेंस में प्रीलिम्स में मदद मिल सकती है या फिर आज के जो आर्टिकल्स वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, इलेक्शंस के ऊपर है, तो इससे आपकी जनरल अवेयरनेस में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ एक पॉइंट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स है जो यूपीएससी में भी हमारी मदद करेंगे। बट यार क्योंकि न्यूज़पेपर में अभी कोई उस तरीके के आर्टिकल्स आ नहीं रहे हैं, आज वैसा आर्टिकल कोई मुझे दिखा नहीं। एक दो आर्टिकल जो थे वो भी इन्हीं बातों को रीएनफोर्स कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं मेजरली कोalition पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा कि कोalition गवर्नमेंट्स कैसे फॉर्म होती हैं, कोएलिशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। और 2004, 2014 एंड 2024 के रिजल्ट्स की कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग। देखेंगे उन रिजल्ट्स का क्या इफेक्ट था, अभी के रिजल्ट का क्या इफेक्ट है, इस कोएलिशन पॉलिटिक्स से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एक टीवी पे रिपोर्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। जो पहला आर्टिकल है, एनडीए elects मोदी एज इट्स लीडर, टॉक्स विथ एलाइज टू बिगिन सून। मतलब एनडीए ने, एनडीए कौन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। अब देखिए सबसे पहले मैं इन सारी चीजों से पहले आपको ये समझाऊं कि अलायंस क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म, ठीक है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल मतलब वैसे नहीं समझाते, चलो ऐसे समझते हैं। पार्लियामेंट के, थोड़ा सा हम लोग इसमें हमारी इकोनॉमी भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट के तीन मेजर ऑर्गन्स होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा होते हैं। अब होता क्या है कि राज्यसभा जो होती है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर होती है। मतलब जो स्टेट्स में इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो राज्यसभा के एमपीज को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो इनको राज्यसभा में भेजते हैं ताकि ये स्टेट्स की बात यहाँ पे पहुंचा सके। क्यों पहुंचानी जरूरी है ये स्टेट्स की बात यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। उस फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये राज्य की बातें यहाँ तक पहुंचानी जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब डिवीजन बिटवीन द पावर है, स्टेट्स के पास कुछ अपनी पावर है, सेंट्रल के पास कुछ अपनी पावर है। तो स्टेट की बात सेंट्रल तक पहुंचाने का जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो एक राज्यसभा है, और दूसरा गवर्नर को भी माना जाता है। और क्या है, और इंटर स्टेट काउंसिल भी है, जोनल काउंसिल्स भी हैं, ये सारी चीजें भी हैं, ओके। बट ये राज्यसभा की सीट से आपके सेंटर में जो यूनियन, इंडिया लेवल पे, सेंटर लेवल पे, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है लोकसभा के रिजल्ट, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लोकसभा है इसमें 272 प्लस सीट्स चाहिए होती है, या एटलीस्ट 272 सीट्स चाहिए होती हैं किसी भी सिंगल पार्टी को, वन पार्टी को, या फिर किसी भी वन कोएलिशन, ठीक है। किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक कोएलिशन को 272 या उससे ज्यादा सीट्स चाहिए होती हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ओके। अब देखिए, अब ये पार्टीज क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन अब कोएलिशन क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। कोएलिशन क्या है, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि बीजेपी से प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है 17 तारीख को, और वो फिर से शपथ ग्रहण लेंगे। क्यों लेंगे फिर से शपथ ग्रहण, क्योंकि उनको जो है
सबसे ज्यादा मेजोरिटी उन्हीं के कोalition को आई है, मतलब गठबंधन को आई। ठीक है। अब कोalition, जैसे एक कोalition का हमने नाम सुना यहाँ पे, एनडीए। इसका हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसकी सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी। क्यों सबसे बड़ी पार्टी हुई? क्योंकि इसके पास है लगभग 240 के आसपास सीट्स। ओके, 246। और इसमें कौन है? इसमें है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार। इनके पास है 12 एमपीज। अब आप लोग आजकल बहुत सारे मीम्स देख रहे होगे नीतीश कुमार पे। ठीक है, कि ये किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म करा देते हैं। ऐसा क्यों है, ये भी, इस बात पे भी हम लोग बात करेंगे। और तीसरी पार्टी है इसमें टीडीपी, जिसके लीडर है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के। और है इसमें लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके लीडर है चिराग पासवान। और है इसमें जन सेना पार्टी, जिसके लीडर है पवन कल्याण। वही पवन कल्याण, साउथ के जो बहुत बड़े एक्टर है, स्टार है। फिर इसमें आ जाती है आपकी शिवसेना, सिंधे गुट वाली। ठीक है, जो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनके पास भी कुछ 6-7 एमपीज हैं। और भी कुछ कुछ पार्टियां हैं, जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है। और भी लोग हैं इसमें, जैसे जयंत चौधरी जी की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, अपना दल सोनेलाल। ये सब मिला के एक कोalition, एक अपना ग्रुप बनाता है। और उस ग्रुप का नाम हो गया एनडीए। ठीक है। और इस एनडीए के पास लगभग 292, 292 के आसपास सीट्स हैं। तो हमें चाहिए थी कितनी? हमें चाहिए थी 272। है कितनी? 292। बट प्रॉब्लम अब क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को कम वोट्स मिले, बीजेपी हार गई, जैसी बातें जो जो लोग कर रहे हैं। अब बीजेपी को चाहिए थी टोटल सीट्स 272 प्लस। आई है बीजेपी के पास अकेले 240। बट ये जो बाकी की पार्टीज है, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, जनसेना, शिवसेना, सिंधे, इन सारी पार्टीज ने कहा कि हम भी बीजेपी के कोएलिशन पार्टनर्स हैं। मतलब हम भी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। तो हम बीजेपी की मदद करेंगे ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सके। मतलब हम लोग मोदी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। इन लोगों ने सबने मिलके अपना लीडर नरेंद्र मोदी जी को चुना। अब क्योंकि 240 बीजेपी के पास थी और बाकी इन लोगों के पास थी 12, 15, 16, ऐसे करके कुछ कुछ, तो इनका 292 का आंकड़ा हो जाता है, जो कि 272 से 20 ज्यादा है। इसलिए इनकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी सेंटर। उसी तरीके से अगर ऑपोजिशन की बात करें हम लोग, तो देखो ऑपोजिशन की भी बात करते हैं। तो ऑपोजिशन में जो अलायंस है उसका नाम है इंडी अलायंस, जिसको ये लोग इंडिया भी कहते हैं, बट इंडी अलायंस है। ठीक है। अब इसका भी कुछ फॉर्म है, फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं है। ओके। अब इसमें क्या है? इसमें कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके पास 99 सीट्स हैं। समाजवादी पार्टी है, सपा, जिसके अखिलेश यादव लीडर है, उनके पास 36 सीट्स हैं। फिर से इसमें टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उनके पास भी 30 के आसपास सीट्स हैं। फिर इसमें कम्युनिस्ट हैं, सीपीआई, सीपीएम, ये लोग हैं, इनके पास भी कुछ कुछ सीट्स हैं। तो इनको मिला के लगभग लगभग से 230 के आसपास का आंकड़ा बन रहा है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ये सब है। ठीक है, 230 के आसपास का कुछ आंकड़ा बन रहा है। अब इन लोगों का मानना है कि भाई हमारे पास 230 है एमपीज, अगर हम कहीं से 42 एमपीज का जुगाड़ कर लेते, जैसे नीतीश कुमार के पास 12 एमपीज है, अगर नीतीश कुमार इनके पास आ गए, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 एमपीज है, वो भी आ गए, चिराग पासवान के पास 5 एमपीज है, वो भी आ गए, शिवसेना सिंधे गुट है, वो भी आ गई। बाकी सारे कोलिशन पार्टनर जो बीजेपी के साथ है, अगर वो सारे टूट के इधर आ जाते हैं, इंडिया ब्लॉक, तो क्या होगा? इनकी भी सीट्स 272 से ज्यादा हो जाएंगी। तो मतलब ये भी गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में आ जाएंगे। और यही चीज इनका कहना है। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हार गई है, बीजेपी को जनता ने जनादेश नहीं दिया है। जो कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऑनेस्टली देखा जाए, तो एनडीए अलायंस ने इलेक्शन लड़ा था और एनडीए अलायंस को 292 सीट्स है, जो कि 272 से 20 ज्यादा है। बट
इंडिया का भाग्य या दुर्भाग्य आप कह सकते हो कि पार्टीज अगर एक कोलिशन से दूसरे कोलिशन में जाएं, तो आपने, अब ऑल्दो मान लो किसी ने एनडीए अलायंस को वोट किया हो, मोदी जी के नाम पे वोट डाला हो, लेकिन वहां से अगर लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी हो या फिर वहां से अगर टीडीपी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो, अब अगर टीडीपी बाद में पार्टी चेंज कर ले और इंडिया अलायंस में चले जाए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इस पे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इस पे कहा जाएगा कि भाई पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी को समर्थन दे सकती। ये भारत में इलीगल नहीं है। दिस इज टोटली लीगल, दिस इज टोटली वैलिड अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीज होती है। इसीलिए ये हो गई आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट। आई होप आप कोएलिशन कैसे फॉर्म होता है, कोएलिशन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में अभी शायद आई होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करें। अब न्यूज पे आते हैं। अब क्या है कि एनडीए ने फिलहाल नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर इलेक्ट कर लिया। ये देखिए इंडिया के सारे लीडर्स की आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। कल ही शाम को एनडीए की मीटिंग हुई थी, और इस एनडीए की मीटिंग में ये सारे लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो हो गए हमारे मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो थे भी और फिर बनने वाले भी हैं। जेपी नड्डा जी, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, सिंधे जी, फिर यहाँ राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, और भी बहुत सारे लीडर लोग हैं। ये ललन सिंह हो गए, ये एच डी कुमारा स्वामी हैं, जेडीएस वाले, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे लीडर्स ने क्या किया है कि अपना सपोर्ट जाहिर किया है कि भाई हम लोग जो है वो मोदी जी के साथ में है। देखिए, ऑल 21 एनडीए लीडर्स, मतलब ये सारे किसके लीडर्स हैं, एनडीए के, मतलब कोलिशन के जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने कहा है कि मोदी जी ने नेशन बिल्डिंग में अच्छा काम किया, हम लोग ये करेंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे एक पेच फंसता है कि ये लोग जब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्ट्री जब फॉर्म होगी, मतलब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होगा, तो उसमें ये लोग निगोशिएट करेंगे मिनिस्ट्रीज के लिए कि हमें मिनिस्ट्री चाहिए, कि हमें हेल्थ मिनिस्ट्री दे दो, हमें रेलवे मिनिस्ट्री दे दो, ठीक है, हमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री दे दो। इन सारी चीजों पे अब ये लोग निगोशिएट करेंगे कि हमें बड़ा मंत्रालय चाहिए, ताकि अपना हनक ज्यादा बना सके, ज्यादा काम कर सके, या फिर अलग अलग स्टेट की पार्टीज हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो रीजनल पार्टीज की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जनता दल यूनाइटेड से है नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर। अब ये कहेंगे कि बिहार के लिए हमें स्पेशल पैकेज चाहिए, ठीक है, हमें बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इन्होंने कह भी दिया है कि हमें आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए, ठीक है, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज चाहिए। ये सारी बातें अब उठने ही स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो तो अभी दबाव में है, क्योंकि उसको चाहिए भाई सपोर्ट सेंट्रल में बने रहने के लिए 272 पार्टी एमपीज का। और अगर वो उनके पास नहीं है, तो फिर ये लोग चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम ले सके उनसे, अपने स्टेट्स के लिए ले सके, अपनी पार्टीज के लिए ले सके, वो चीज यहाँ पे होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, वो दो तरीके से होती है। अब इसमें आइए नीचे वाले आर्टिकल को भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के प्रोस पे और कोलिशन गवर्नमेंट के कॉन्स पे बात करें। ठीक है, अब देखो, यहाँ न्यूज में आया है कि रिटर्न टू एन एरा ऑफ जेन्युइन कोलिशंस। ऐसा एरा का रिटर्न हुआ है जहां पे कोलिशंस गवर्नमेंट फिर से बनने लगी, जेन्युइन कोलिशंस फिर से बनी। अब ये बात क्यों कही जा रही है, जेन्युइन कोलिशन मतलब क्या, जेन्युइन कोलिशन क्यों अभी इसको कहा जा रहा है, ये मैं आपको एक डेटा से समझाता हूँ। देखिए, 2004 का इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन, 2014 का इलेक्शन, 2019 एंड 2024, ठीक है, हम लोग इन 5 इलेक्शंस को लेके चलते हैं, जनरल इलेक्शंस। यहाँ पे और यहाँ पे यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी,
जिसकी सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। और यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट बनी और यहाँ पे मोदी जी बनी। यहाँ भी एनडीए गवर्नमेंट बनी और यहाँ पे मोदी जी बनी। अब फर्क क्या है इन तीनों गवर्नमेंट? 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को शायद 140 के आसपास सीट्स थी। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ये देखिए, ये 2004 के इलेक्शंस का रिजल्ट है। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 145 सीट्स आई थी, बीजेपी को 138 सीट्स आई थी। लेकिन गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पे यूपीए अलायंस की, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्यों? क्योंकि जो इनकी अलायंस पार्टनर्स थी, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन लोगों को 43, 1936 इस तरीके से सीट्स थी। इन लोगों को सपोर्ट मिला, इन लोगों ने 272 का आंकड़ा पार किया और सरकार बनाई। ठीक है। फिर आता है 2009 का इलेक्शन। वहां पे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 सीट्स थी, बीजेपी को 116 सीट्स थी। और बाकी जो भी पार्टीज थी इनकी एलाइज, उनको ज्यादा सीट्स आई। समाजवादी को 23, कम्युनिस्ट को 16, बहुजन को 80, 21, तृणमूल कांग्रेस को 19 और एक्स्ट्रा बाकी पार्टीज को, डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है उसको 18 सीट्स। और ऐसे इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे सरकार करी 2009 में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ के डिस्कशन। अब देखिए, यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 140 सीट, यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 204, प्लस बाकी इनके एलाइज की सीट्स मिला के 272 सीट्स हो रही थी, तब इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। 2014 में मोदी जी को लगभग 280 सीट्स अकेले बीजेपी को आ गई। मतलब 272 का आंकड़ा पार करने के लिए मोदी जी को किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। बट फिर भी बहुत सारे अलायंस पार्टनर साथ में थे और 300 से ऊपर का सपोर्ट था। ये हुआ एक गवर्नमेंट। फिर 2019 में मोदी जी को अकेले 303 सीट्स बीजेपी को आ, बाकी अलायंस पार्टनर को मिला के और ज्यादा सीट्स थी। अब 2024 में क्या हुआ कि बीजेपी को 240 सीट्स आई। अब ये देखो, 240 सीट्स है, 280 से कम है, 303 से कम है। मतलब पिछले दो इलेक्शंस, तीन इलेक्शंस में बीजेपी की सबसे बुरी परफॉर्मेंस कही जाएगी। बट यहाँ 2004 और 2009 में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी 204 और 140 की, उससे अच्छी परफॉर्मेंस है, उससे 36 और ये 100 सीट ज्यादा है। फिर भी कांग्रेस का आज के डेट में कहना है कि ये आपकी हार है। क्यों? क्योंकि पिछले दो इलेक्शंस में आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी। सारा खेल किसका है? एक्सपेक्टेशंस का है। ठीक है। तो यही चीज हो गई यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। पहले भी सरकारें कोलिशन गवर्नमेंट की चली हैं, यूपीए की भी चली है और एनडीए की भी चली है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी एनडीए की सीट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एनडीए की सीट्स तो थी 272 के पार, बट बीजेपी की सीट्स जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है। उस समय भी कोलिशन गवर्नमेंट अटल जी ने बहुत अच्छे तरीके से चला। अब यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक जेन्युइन कोलिशन बना है फिर से। मतलब क्या? कि पहले जैसे 2004 और 2009 की बात मैंने, उस समय कोलिशन गवर्नमेंट चली थी और ऑपोजिशन भी एक पावरफुल ऑपोजिशन थी। मान लो कि 272 आपके पास है, मान लिया कि 280 आपके पास, बाकी तो लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। लगभग 230 लोग यहाँ ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट पे बहुत तगड़ा चेक बना हुआ है, एकदम चेक्स एंड बैलेंसेस की सरकार चल रही है। ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं उसकी। तो इसका आप देखो, फायदा भी है और नुकसान भी है। अब दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, रोज, अब मैं इतना ज्यादा इस पर डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा जाता है, इस टाइप की चीजें पूछ सकती है। रोज क्या, कौन क्या है रोज? देखो, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, नो डाउट। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट में आपको जवाब देना है, लोग आपसे सवाल करेंगे। दूसरा, डाइवर्सिटी रहती है। डाइवर्सिटी रहती है मतलब कैसे?
अब मान लो कि कोलिशन में 10 पार्टीज है, तो आपको दसों की बात सुननी पड़ेगी। अगर मोदी जी अभी गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो इनको नीतीश कुमार जी की भी बात सुननी होगी, चंद्रबाबू नायडू जी की भी बात सुननी होगी, पवन कल्याण जी की भी बात सुननी होगी, और एक सीट वाले जीतन राम मांझी जी की भी बात सुननी होगी। वैसे सुनते तो पूर्ण बहुमत में भी है, बट अभी एक इन लोगों के पास प्रेशर देने का तरीका होगा कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपकी सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। आप इलेक्शन मतलब आपको इलेक्शन में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, हम आपसे सपोर्ट वापस ले लेंगे, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। और क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग जगहों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की पार्टी है, तो सबके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर्स रहेंगे। और और क्या होता है फायदा इसका, कि रीजनल पार्टीज को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे तवज्जो दिया जाए, क्योंकि रीजनल पार्टीज के सपोर्ट पे सरकार बनी है। ठीक है, ये सारे इसके फायदे हो गए। अब दूसरा इसका नुकसान क्या है। नुकसान है कि बोल्ड डिसीजन लेना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ने जैसे 370 रिमूव कर, मोदी जी ने जैसे सीए इम्प्लीमेंट कर दिया, ये चीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 240 लोग ही हैं, 30 लोग कम है। अगर ये कोलिशन पार्टनर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बोल्ड डिसीजंस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को पहले, सबसे पहले सपोर्टिंग पार्टीज को आपको पक्ष में लेना पड़ेगा, उन लोगों से पूछना पड़ेगा, उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि ही आप काम आगे का कर पाओगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, दूसरी चीज, प्रेशर टैक्टिस ज्यादा काम करने लगती है, कि अब भाई हर एक आदमी अपने अपने लेवल से प्रेशर देगा कि बिहार को ज्यादा फंड दो, आंध्रा को ज्यादा फंड दो, महाराष्ट्र को ज्यादा फंड दो। इस चक्कर में जो मेजर डेवलपमेंटल वर्क है वो कई बार सफर कर जाता है। मेजर जो आप चेंजेस लाना चाहते हो वो चीजें जो है वो सफर कर जाती हैं। ये मेजर इशू हो जाता है। और क्या इशू होता है, कि रीजनलिज्म बढ़ने लगता है। रीजनलिज्म बढ़ता है कि हमारे रीजन से ज्यादा एमपीज हैं, तो हम लोग ज्यादा सुपीरियर है, और इस टाइप की बातें चलने लगती हैं। यूनिटी पे इस चीज के चलते थोड़ा सा एक खतरा मंडराने लगता है। अब आप कहोगे कि दो कॉन्ट्ररी चीजें, यहाँ पे डाइवर्सिटी की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे यूनिटी की बात कर रहे थे। जी हाँ, अगर कोई भी चीज का एक्सेस हो जाए ना, तो वो बैड ही होता है। वही चीज यहाँ पे यूनिटी और डाइवर्सिटी को लेके भी है। ये सारे इसके कॉन्स है। और अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अब मान लो कि लोगों ने सपोर्ट वापस ले लिया, गवर्नमेंट गिर जाएगी। गवर्नमेंट गिरेगी, री इलेक्शन होगा, उसका अलग खर्चा, पब्लिक के ऊपर अलग प्रेशर। ये चीज जो है ये कॉन्स में आ जाती है, ये उसका एक नुकसान हो जाता है। बट चलिए, अभी तो हमारे देश में कोalition गवर्नमेंट ही फॉर्म होने जा रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। और ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, ये एक हिस्टोरिकल गवर्नमेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 1962, नेहरू जी के बाद पहली बार 1962 के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म में लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे, थर्ड टर्म में, आफ्टर 1962 फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। 1962 के बाद कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी ने भी लगातार नहीं लिया है, राजीव गांधी जी ने भी नहीं लिया है, मनमोहन सिंह जी भी नहीं ले पाए थे। और भी बीच में बहुत सारे हमारे देश ने प्राइम मिनिस्टर्स देखे, चंद्रशेखर जी आए, एच डी देवगौड़ा जी आए, इंद्र कुमार गुजराल जी आए, वीपी सिंह आए। ठीक है, बट कभी नहीं हो पाए। ये चीज पहली बार हो रही है आफ्टर नेहरू जी। मीन्स इंडिया के आजाद भारत के इतिहास में दूसरी बार है ये चीज हो रही है। आई होप आपको ये कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, पार्टीज का क्या स्ट्रक्चर कैसे है, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी इस चीज पे मिली हो। नाउ, ये जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, कि हेल्थ मिनिस्ट्री रिवर्क्स प्रोटोकॉल एज कंट्रीज टीबी एलिमिनेशन ड्राइव प्लेट्यूज। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को फिर से अपने प्रोटोकॉल्स पे काम करना होगा टीबी एलिमिनेशन के,
क्योंकि वो प्लेट्यू हो गया है एलिमिनेशन ड्राइव। प्लेट्यू मतलब क्या? अब जैसे मैं आपको ग्राफ, जैसे ये एलिमिनेशन और टाइम का अगर ग्राफ है, ये ऐसे बढ़ रहा था ना, तो इसको जो ऐसे बढ़ना चाहिए था, ये ऊपर जाने की जगह क्या हुआ, ये ऐसे हो, कि बहुत ज्यादा इंक्रीज इसमें नहीं हो रहा। इसी को प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है कि इंडिया का टारगेट है, इंडिया का गोल है कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट कर देना है। ये याद रखना। हो सकता है एमसीक्यू में वन लाइनर के फॉर्म में आपसे पूछ ले कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। बट अभी उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, मतलब प्लेट्यू हिट कर गया है। ठीक है? तो आईसीएमआर का कहना है कि हमें इसके लिए नया प्रोटोकॉल डेवलप करना होगा। क्यों? क्यों ये जरूरी है? क्योंकि टीबी किल्स एन एस्टिमेट ऑफ 4,80,000 इंडियंस एवरी ईयर। मतलब 1400 पेशेंट्स एवरी डे। 5 लाख लोग हर साल भारत में टीबी से मरते हैं। ये डेटा याद रखना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 1400 लोग डेली। ये किसका डेटा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा। इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम लोग कुछ नए आइडियाज पे, नए प्लान्स पे, नए प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे। तो यही थी इस आर्टिकल में मेजर बात, यही है। आपको ये डेट याद रखना है, 2025 तक हमारा टारगेट है टीबी एलिमिनेट करने का। और 4,80,000 लोग हर रोज टीबी से मारे जा रहे हैं, या हर साल टीबी से मारे जा रहे हैं। और 1400 लोग डेली टीबी के मरीज बन रहे हैं, इसलिए हमें इसे एलिमिनेट करने की जरूरत है। ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन यही था। आपको डिस्कशन कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल के एनालिसिस के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।